हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। और आज का बेहतरीन टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आप समझ गए, वो एक इक्वेशन से आपको सेंटर ऑफ मास कैसे निकालनी है पीछे की क्लास में मैंने बता दिया आपको। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फोन करें, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, एटलीस्ट 5 दोस्तों को आप बोले। इस तरह से ये चैनल पूरे इंडिया पर बेहतरीन चैनल के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी से सारे के जितने भी टॉपिक है सबको कवर किया गया है, और एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर है वो भी इसमें कवर किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए। देखते हैं क्या होती है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें खास बात क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको पिछली क्लास में बताया गया था, यू नो हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल के लिए डिस्क, स्फीयर, प्लेट्स, तो आप उसमें पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से बता सकते हैं कि कहाँ सेंटर ऑफ मास होगी। अगर 2 पार्टिकल्स की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होगी। अगर 3 पार्टिकल्स की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पर होगी, उससे बनने वाली ट्रायंगल के। तो 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, या ये 2 पार्टिकल्स की बात हो या 3 पार्टिकल्स की बात हो, या नंबर ऑफ n पार्टिकल्स, अगर n पार्टिकल्स की बात करें तो वहां पर आपको सिमेट्री देखनी है। अगर वो सिमेट्रिक बॉडी है तो आप जस्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर बता सकते हैं कि वहां पर इसकी सेंटर ऑफ मास होगी, मींस ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ज्योमेट्रिक सेंटर पर फॉर सिमेट्रिकल बॉडी आप कह सकते हैं वहां पर सेंटर ऑफ मास होगी। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या सिग्निफिकेंस है? सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू फाइंड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखते हैं। सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास जो निकालना है उसका जो वेक्टर नोटेशन था, यू नो आर इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मींस r को अगर पोजीशन वेक्टर कहते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, देन यू कैन राइट r इक्वल टू समीशन ऑफ MIRI डिवाइडेड बाय कैपिटल M। क्लियर? ये तो पीछे की क्लास में आपको बताया गया था, यू नो वेरी वेल। r इज द सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, MIRI मींस फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, इस तरह से सबकी समेशन डिवाइडेड मास ऑफ टोटल पार्टिकल्स। इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, mr इक्वल टू समेशन ऑफ MIRI। क्लियर? नाउ आई हैव टू फाइंड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पर थी तो उसके लिए लिख सकते हैं आप, रेस्ट पर हो चाहे ना हो, अगर वो मोशन में है तो सिंपली हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे और ये देखेंगे अगर वो मास टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो m की टर्म बाहर आ जाएगी। देन आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये r जो है ये वेक्टर है ना, तो आप वेक्टर से शो कर सकते हैं, इसको वेक्टर से शो कर सकते हैं। मास इज नॉट वेक्टर, यहाँ पर r वेक्टर है, यहाँ भी r वेक्टर है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, यू विल फाइंड दैट m dr by dt इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन की जगह आप लिख सकते हैं m1 dr1 dt प्लस m2 dr2 dt। इस तरह की समेशन को आप लेंगे प्लस nth टर्म की mn drn dt। ये आपको फाइंड करनी है। इससे आप देखेंगे क्या आप किस कंक्लूजन पर आप पहुंचते हैं वो देखनी है आपको। यहां पर आप देख सकते हैं मास मींस टोटल मास, dr by dt मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई विल डिनोट इट बाय वेलोसिटी। ये जो v है, कैपिटल V, इसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर m1 v1 ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, ये सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, लाइकवाइज इस तरह से आपको सारी सम लेनी है। अगेन ये तो वेलोसिटी हो गई। हियर यू कैन चेक दैट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है और उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई करने पर यू आर गेटिंग इंडिविजुअल मास एंड उसकी वेलोसिटी की सम आपको मिल जाएगी। अगेन अगर आप चाहे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, m dv by dt इक्वल टू m1 dv1 by dt m2 dv by dt। इस तरह से आपको मिल जाएगी। m dv by dt क्या है? अगर वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज आप देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन के लिए आपने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक टर्म से डिनोट किया गया था, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो m है वो मल्टीप्लाई है m मल्टीप्लाइड बाय a, कैपिटल A। इसको मैंने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर थी। आप देख सकते हैं सारा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये, और दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। नाउ यू आर गेटिंग दैट m इक्वल टू m1 a1 m2 a2, इस तरह से आप ऐड करते हुए ये निकल जाएगी आपकी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, आपको पता है कि यहाँ पर ये फोर्स आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
से ये देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर एक पार्टिकल्स की बात की जाए तो एक एक पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल की कितनी एक्सेलरेशन है उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं F1 से। F1 फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर एरो लगा दिया, F1 प्लस F2 प्लस इस तरह से F1 तक होगी। अब आपको पता है यहाँ फोर्स तो हर एक पार्टिकल्स की है, लेकिन अगर कोई बॉडी हो, एक्सटेंडेड बॉडी हो, वहाँ डिफरेंट पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ n पार्टिकल्स, अगर 5 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स, मिलियंस पार्टिकल्स, बिलियंस पार्टिकल्स, तो वहां पर आपने ये देखा था न्यूटन्स, ये सेकंड लॉ से आपको इतना मिल गया कैलकुलेशन, ये सेकंड लॉ से आया ये वाली स्टेप, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ने बताया था कि अगर दो डिफरेंट बॉडी हो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। क्लियर? अगर आप दो डिफरेंट बॉडी हो तो उसमें जो फोर्स लगती है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर वही दो बॉडी, डिफरेंट बॉडी को आप एक ही बॉडी मान लेंगे किसी एक सिस्टम में, तब आप अब जो फोर्स लगेगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, एंड सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस आर जीरो। तो यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही है इसमें से F1 जो पहली पार्टिकल पर लग रही है, वहां पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए वो नेट फोर्स है। इस फोर्स में कुछ इंटरनल फोर्स है कुछ एक्सटर्नल, लाइकवाइज यहाँ भी इंटरनल, यहाँ भी एक्सटर्नल। तो जितनी की जितनी इंटरनल है वो पेयर में होगी, ऑलवेज इन पेयर एंड अपोजिट डायरेक्शन, उसकी पेयर 100% होगी। एक पार्टिकल ने किसी दूसरे पर 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, दूसरे ने भी पहले पर 5 न्यूटन की लगाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस दैट टोटल की टोटल इंटरनल फोर्स खत्म, यहाँ पर ये जो फोर्स आएगी समेशन में जो करेंगे तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है सबको कैंसिल कर देंगे, दैट विल बी इंटरनल फोर्सेस। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगी, एक्सटर्नल। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज द मास विथ टोटल मास। मींस कोई बॉडी की जो टोटल मास है उसी पर कॉन्सेंट्रेट होगी। सपोज मान सकते हैं आप सेंटर ऑफ मास, सपोज अगर 3 पार्टिकल्स है, ये 3 पार्टिकल्स, इसकी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकलेगी, जो जियोमेट्रिक सेंटर है, ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पर, वहां पर आपको सेंटर ऑफ मास मिल गई। सेंटर ऑफ मास मिलते ही आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल मास है और एक्सेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास की है। तो जो भी मूवमेंट आपको इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की देखनी है तो आप सिंपल वे में सेंटर ऑफ मास की देख लिए मूवमेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास से तो वो इक्वल हो जाएगी टोटल एक्सटर्नल फोर्स की, चाहे इस पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी लगा हो, इस पर लगा हो या इस पर लगा हो, या इस पार्टिकल अगर n पार्टिकल से n पार्टिकल्स पर कहीं भी लगे तो उसकी टोटल सम की इक्वल हो जाएगी। तो आप एक लाइन ये कह सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स, ये एक्सेलरेशन है तो मूव करेगी 100%। क्लियर? एक्सेलरेशन का मतलब ही है, एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस दैट वेलोसिटी है यहाँ पर, वेलोसिटी मींस इसकी मोशन होगी। तो सेंटर ऑफ मास को आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज इफ, जैसा टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, टोटल मास इज concentrated at the center of mass and all the external force are applied to it। क्लियर? यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स, इस तरह से मूव करेगा एज इफ वो टोटल की टोटल एक्सटेंडेड बॉडी की मास उस सेंटर ऑफ मास पर हो और जो भी फोर्स लग रही है उसी पर अप्लाई हो रही हो। तो इसका मतलब अगर आप मोशन देखनी पूरी एक्सटेंडेड बॉडी की, उससे अच्छा होगा कि आप इसके लिए देख लिए, पूरी बॉडी का देखने से अच्छा सेंटर ऑफ मास की आप मूवमेंट देख ले, उसकी मोशन देख ले, उससे आपको टोटल की टोटल जो एक्सटेंडेड मास है उसकी मूवमेंट और उसकी डायनेमिक्स के बारे में आपको मालूम चल जाएगी। क्लियर? तो ये सेंटर ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास की सिग्निफिकेंस थी कि आपको सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट या एक्सेलरेशन, मास टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर निकाल देंगे तो वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी। ये हुआ अभी के लिए। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो आपको देखनी है, देखिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर ये हो जाएगी कॉन्सेप्ट की जो आपने फर्स्ट में देखा था इंट्रोडक्शन में, 2 मेथड है अगर एक्सटेंडेड बॉडी को सोल्व करना है तो। पहला तो उसको रिजिड बॉडी मान के सोल्व कर सकते हैं। रिजिड बॉडी मींस उसकी शेप एंड जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्टिकल्स वो चेंज नहीं होती है, किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन और शेप सेम रहेगी, लाइक ऐसे कहें तो आप रिजिड बॉडी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यू विल गेट सेम आंसर, या आप सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट लगाकर भी यू विल फाइंड द सेम आंसर। सेंटर ऑफ मास से एक आपको ये फायदा मिला कि आपको इसके लिए रिजिड बॉडी की कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक वेदर इट इज रिजिड बॉडी और नॉट। अगर रिजिड नहीं भी है, पार्टिकल की इंटरनल कुछ मोशन है तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिजिड बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजिड बॉडी से कोई मतलब नहीं है, रिजिड हो या ना हो, आपकी जो आपको मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास से आपकी उसकी ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की डायनेमिक्स पता लग जाएगी। तो एग्जांपल के लिए अगर कोई आपने देखा होगा कि कोई एक्सप्लोजन एग्जांपल के लिए कोई बॉम्ब यहाँ से
आपने कोई फोर्स लगाकर यहाँ अप्लाई कर दिया, इनिशियल फोर्स, उसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ पर एक ही फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी पाथ पैराबोला होगी। सपोज यहाँ तक आते आते एयर में, यहाँ तक आते आते या कहीं पर भी इस पॉइंट पर आते आते ये दो पार्ट में एक्सप्लोर कर गया, लेकिन सेंटर ऑफ जो एक्सप्लोर किया दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस हमें कोई मतलब नहीं है, वो लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं। अगर डायनामिक्स देखनी है, अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट देखनी है, तो सबकी जो एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन मींस टोटल जो फोर्स लगेगी एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की आप देखिए उसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो यू विल चेक दैट सेंटर ऑफ मास जो है उस बॉम्ब की या जो एक्सप्लोड की है उसकी सेंटर ऑफ मास पैराबोला पाथ में फिर भी ट्रेस करेगी, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस से ये इंडिपेंडेंट है। इसमें इंटरनल फोर्सेस कुछ भी लगे, हो सकती है बॉडी रिजिड हो या ना हो, डजंट मैटर। आपको कैलकुलेशन करनी कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगी है, तो एक्सटर्नल फोर्स को देखने के लिए सिंपल आप सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखें, इसको कैपिटल ए में मैंने लिखा था, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखें और टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दें। इट मींस द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? एंड फोर्स इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। इस तरह से किसी भी बुक में लिखा नहीं है, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर लाइक दिस। एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।